चलिए स्टार्ट करते हैं। PYQ सीरीज है और प्रकाश एवं प्रकाश की आज का टॉपिक रहने वाला है अपना। कौन सा रहने वाला है? प्रकाश एवं प्रकाश की रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, ENT है ना, ENT हो जाएगा, जैसे हो गया आपका थ्रोट हो गया, नोज हो गया, है ना, और आपका जो ईयर हो गया, ठीक है ना, ईयर। जैसे हो गया गला वाला, नाक वाला, कान वाला। जो डॉक्टर होता है ना, किसका प्रयोग करता है बताइए? किस दर्पण का प्रयोग करता है? ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का क्या करता है? आपका प्रयोग करता है। ENT विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण अपने सामने, अवतल दर्पण जो होता है ना, अपने सामने रखी वस्तु को आवर्धित छवि बनाता है। इसलिए इसलिए आपका इसलिए नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ मुख्य रूप से अवतल दर्पण का क्या करता है? आपका प्रयोग करता है। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक बताओ। बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाएगा ना, तो पहले क्या आ जाएगा? पहले बढ़ेगा, है ना, फिर क्या करेगा आपका? पहले पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, फिर क्या करेगा आपका? घटेगा। पहले बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? घटेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 घटक, है ना। बैंगनी से लाल की तरफ जाओगे ना, तो चमक पहले क्या हो जाएगा? चमक पहले बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? चमक आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश के आप 7 घटक रंगों में से बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका परिकीर्णन क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। तो श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों में से बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तथा लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा हो जाएगा, हाँ, है ना। अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग की प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है ना। यदि प्रकाश किरण, है ना, सबसे कम होता है। यदि प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य का बैंगनी रंग की प्रकाश किरण से आपका लाल रंग, बैंगनी रंग से प्रकाश किरण की लाल रंग की प्रकाश किरण की तरफ बढ़ाया जाए तो अपेक्षिक प्रदीप्त चमक सबसे पहले हरे रंग के प्रकाश तक क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। हरे रंग तक क्या हो जाएगा आपका? विबजियोर की बात करते हैं ना, हरे रंग तक प्रकाश के क्या हो जाएगा? चमक वजन हरे रंग के प्रकाश तक अधिकतम बढ़ जाता है और फिर उसके बाद लाल रंग के प्रकाश तक क्या करता है? आपका घटता है। इस प्रकार से आपका डायग्राम है। यहाँ पर है ग्रीन, विबजियोर पता होगा, है ना। तो ये 3900 एंगस्ट्रम से आपका 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। यहाँ पर आपका 4400 नैनोमीटर दिया गया है। नैनो का क्या मतलब होता है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना दिया गया? 400 से नैनोमीटर से आपका 7800 नैनोमीटर तक दिया गया। तो चमक ग्रीन तक क्या हो जाएगा? चमक ग्रीन तक आपका बढ़ेगा। उसके बाद ग्रीन से फिर क्या आ जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य आपका, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है 400 में, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है आपका 7800 नैनोमीटर। इसको क्या करना है? इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगला 3 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले, 3 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले, 3 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंस को समाक्षीय रूप से आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी दो अभिसरणकारी लेंसों को दो अभिसरणकारी लेंसों को आपका समाक्षीय रूप से
दो अभिसरणकारी लेंसों को क्या किया गया है ना, दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया, अलग अलग क्या क्या रखा गया। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, चलिए बताना। अब देखो 5 डायोप्टर है और 4 डायोप्टर है, ठीक है ना, और उसके बीच में दिया गया है। तो एक फार्मूला याद रखना, P1 प्लस P2 है ना माइनस D P1 P2 बट्टा में क्या आ जाएगा आपका P1 प्लस P2, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक फार्मूला है तुम्हारा ये वाला, देखो D इसको चलेगा ना, यू पे रहते थे P1 प्लस P2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका D P1 प्लस क्या आ जाएगा आपका P2 माइनस D P1 P2 बट्टा में नहीं होगा, D P1 P2 होता है, ठीक है ना, इसका फार्मूला। तो इस पे आपको लगा लेना है, ठीक है ना, माइनस D P1 P2 हो जाएगा। और देखो पहले लेंस की शक्ति कितना दिया गया 5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी है आपका है ना F1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे लेंस की फोकस क्षमता कितना है आपका 4 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या 1/F प्लस 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस क्या आ जाएगा DF1 प्लस क्या आ जाएगा DF1 गुना F2 हो जाएगा। 1/F बराबर क्या 1/20 प्लस क्या आ जाएगा 1/25 माइनस क्या आ जाएगा आपका 10 बट्टा में क्या आ जाएगा 20 गुना क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। 10 बट्टा में 20 गुना क्या आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डी बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप पूरा सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, आपका माना जाएगा। अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है आपका टिंडल प्रभाव, केल्विन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव, है ना। तो क्या कहलाता है आपका प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन आपका टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या कहलाता है टिंडल। जब कोई प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन में से आपका होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडल विलयन में से होकर गुजरती है, उसका प्रकाश प्रकीर्णित होकर एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करता है। एक शंक्वाकार आकृति क्या करता है, एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या कहलाता है आपका टिंडल। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन आपका टिंडल प्रभाव कहता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडल विलयन में से आपका होकर गुजरती है, मान लो कोई भी प्रकाश किरण है और कोलाइडल विलयन में से क्या करता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडल विलयन में से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडल विलयन में से होकर क्या करती है गुजरती है, तो उसका प्रकाश प्रकीर्णित, उसका क्या हो जाता है प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। उसका प्रकाश प्रकीर्णित होकर एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करता है। प्रकीर्णित होकर एक शंक्वाकार आकृति का क्या करता है निर्माण करता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के सलय में प्रवेश करती है। देखो हवा से कांच के सलय में प्रवेश करेगा ना, तो हवा में जो प्रकाश की जो चाल होते हैं ना, हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है आपका ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और कांच में क्या होता है आपका कम होता है, ठीक है ना, क्या होता है कांच में आपका कम होता है। तो क्या हो जाएगा बोलिए।
जब प्रकाश हवा से कांच के सलय में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सामान्य से दूर झुकना, सामान्य से क्या हो जाएगा, सामान्य की ओर झुक जाना, नॉर्मल की ओर क्या करता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। टीआरई 3.0 में पूछा गया था, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विचलित होकर मूल पथ से आपका हटकर हटकर नए मार्ग पर क्या करती है, गमन करती है। मूल पथ से हटकर क्या करती है, नए मार्ग पर गमन, मूल पथ से आपका हटकर नए मार्ग पर क्या करती है, गमन करती है। मूल पथ से हटकर नए मार्ग पर क्या करती है, गमन करती है। मूल पथ से आपका हटकर नए मार्ग पर गमन करती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और इस दशा में अपवर्तित किरण अविलंब से आपका दूर हट जाती है। अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। अगला है प्रश्न, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश के 7 घटक रंगों में से बैंगनी रंग और नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग और नीले रंग का क्या होता है, बैंगनी रंग और नीले रंग का क्या होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन के कारण ही के कारण यह है कि बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में क्या होता है, आपका अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। जिस प्रकार बैंगनी और नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में अधिक प्रकीर्णित होता है। इसी प्रकार आकाश नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या देता है, आपका आकाश नीला दिखाई देता है। अथवा देख लो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या, नीला, तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ है ना, लाल प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के समय आकाश का रंग क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन समय आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, आकाश आपका रक्ताभ लाल प्रतीत होता है। अगला 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिजिटल के लिए प्रयोग होता है, फोटो वोल्टेइक से, फोटो उत्सर्जक से, फोटो डायोड, फोटो वोल्टेइक से हो जाए। क्या जाएगा आपका, फोटो वोल्टेइक सेल हो जाए। क्या जाएगा, फोटो वोल्टेइक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल क्या करती है, जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न है ना, ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न परिवर्तित संचालित संघनित और संग्रहित कर सकते हैं, है ना। परिवर्तित, संचालित, संग्रहित और संसाधित और संग्रहित कर सकते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है। फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण। फोटोवोल्टेइक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण। फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए फोटोवोल्टेइक सेल की बात करते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक उपकरण। फोटोवोल्टेइक सेल एक प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण है, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। जो डिजिटल अनुप्रयोग के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे आमतौर पर फोटोवोल्टेइक सेल को आमतौर पर आपका सेल कहा जाता है। और गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है, जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आपका वोल्टेइक सेल, शुष्क सेल, फोटोवोल्टेइक सेल हो जाए। ठीक है ना, फोटोवोल्टेइक सेल।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को आप किस में बदलना है? सौर ऊर्जा को आपको बदलना है विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल पीवी बोल सकते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल को आमतौर पर क्या कहा जाता है? फोटोवोल्टेइक सेल को आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है। एक गैर यांत्रिक उपकरण है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में, सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। ठीक है ना। अगला है एक उत्तल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर क्या है? 10 सेंट। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर और पानी में इसे डुबोने पर कार्य करेगा। देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर है और पानी में डुबोने पर कार्य करेगा। देखो, पानी में डुबोने पर तो सेम काम करेगा। ठीक है ना। देखो, उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है ना ज़्यादा हो जाए और पानी का अपवर्तनांक कम हो जाए, ज़्यादा से कम में ज़्यादा है, कोई चेंज नहीं। तो क्या 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह। ठीक है ना। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका सी हो जाए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है ना। कुछ नहीं जाने बोलो बोलो। अगला 10 सेंटीमीटर, अगला है आपका 10 नंबर। हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक, दृश्य प्रकाश के लिए क्या होता है? जल पारदर्शक। दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है। दृश्य प्रकाश के लिए क्या होता है? जल। दृश्य प्रकाश के लिए जल आपका पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह किस लिए होता है? यह इसलिए होता है दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है। प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने होने से हुए प्रेक्षक की आंखों तक क्या करता है? आपका नहीं पहुंच पाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्भर करती है। ठीक है ना। हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए जल आपका पारदर्शक होता है और दूरस्थ वस्तुओं को जल जल की महीन बूंदों से निर्मित निर्मित कठोर कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करती है। अधिकतर प्रकाश क्या करता है? बिखर कर आभासी आभासी और अस्पष्टता निर्मित करती है। ठीक है ना। ये हो जाए। हालांकि आपका हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्श, दृश्य प्रकाश के लिए क्या होता है? दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्श, दृश्य प्रकाश के लिए जल क्या होता है? पारदर्श। दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है। दृश्य प्रकाश के लिए क्या होता है? जल पारदर्शक। दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर परिकिरणित होकर आभासी और अस्पष्टता निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? आभासी और अस्पष्टता निर्भर करती है। ठीक है ना। अगला है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? बताओ। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से क्या करता है? एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति, आयाम, वेग, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, उसमें सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक ही नहीं बदलता। ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, आयाम, वेग, है ना, उसका तरंग दैर्ध्य है ना, ये सारा चीज़ बदल जाएगा, लेकिन उसका आयाम, आवृत्ति नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है।
जब कोई एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, प्रकाश की चाल हो गया, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की चाल हो गया, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता सब बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति आपका नहीं बदलती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, सबको पता है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने पर अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से आपका विचलित, अभिसारित या अपसारित होती है। अपने मार्ग से क्या होते हैं? विचलित होती है, अभिसारित होते हैं, अभिसारित या अपसारित, या कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, अभिसारित या अपसारित होती हो सकती है। अतः लेंस का आपतित प्रकाश की किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस है ना, तो प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने का जो उसमें शक्ति पावर है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्षमता कहते हैं। और उसको डायरेक्ट P = 1/f हो जाएगा। अगर मीटर में ले लोगे तो 1/में क्या आ जाएगा आपका? 1/f लिख लो। और सेंटीमीटर में तो यहाँ पर 100 ले लेना, ठीक है ना। तो P = क्षमता है बल्ब फोकस। अगला है प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग से किया जाता है? देखो, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पूर्ण आंतरिक क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। टोटल इंटरनल क्या होता है? इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण प्रकाश किरण की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि कोटिंग सामग्री का जो अपवर्तनांक जिसे क्लैडिंग कहते हैं, कोटिंग सामग्री का जो अपवर्तनांक होता है ना, कोटिंग सामग्री का अपवर्तन जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर की सामग्री के अपवर्तनांक से क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर के सामग्री के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या आता है? ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। दूरसंचार के क्षेत्र में हुए नवीन क्रांतिकारी परिवर्तन का एक प्रमुख आधार क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। प्रमुख आधार क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर की सामग्री के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है। दूरसंचार के क्षेत्र में हुए नवीन क्रांतिकारी परिवर्तनों का एक प्रमुख आधार क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। अगला प्रश्न पर आइए। 14 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, जलवाष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, जलवाष्प भी हो सकता है, धूलकण भी एक से अधिक हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का मुख्य कारण आपका धूल के कणों, जलवाष्प, वायु के अन्य निलंबित कणों की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपका? एक ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका उत्तरदायी प्रमुख गैस के रूप में जानी जाती है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के दहन से आपका उत्पन्न होता है। अगला चलो 15 नंबर प्रश्न पर क्या करें। दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता है आपका है, उच्चिष्ट पर तीव्रता I है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच संबंध क्या हो जाएगा? I और I0 के बीच संबंध हो जाएगा I बराबर क्या आ जाएगा? 4I0 हो जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा? 4I0। चलो इसको कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप A1 बराबर A2 बराबर क्या ले लो? A ले लो। A1 बराबर A2 बराबर क्या ले लेना है आपको? A1 ले लेना है, ठीक है ना। ये छिद्र है। तो अधिकतम तीव्रता की बात करते हैं तो I max बराबर क्या आ जाएगा? K A1 A2 A1 बराबर भी A है, A2 बराबर भी A है, तो K A² हो जाएगा। और I max बराबर क्या आ जाएगा? I max बराबर क्या आ जाएगा? A हो जाएगा 2A, है ना। 2A का स्क्वायर कर दोगे
तो कितना हो जाएगा 4ka² आई मैक्स बराबर दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट है ना, मैक्सिमम की बात करते हैं। उच्चिष्ट पर तीव्रता है आपका आई, उच्चिष्ट पर तीव्रता क्या है आपका आई, और कोई एक रेखा छिद्र बंद है तो आपका तीव्रता आई नॉट होती है। बंद है तो उसको बंद वाला को आई नॉट, उच्चिष्ट है तो आई है, आई मैक्स हो जाएगा ये वाला, और बंद है तो आई नॉट। तब आई और आई नॉट के बीच संबंध क्या होता है, आई और आई नॉट के बीच संबंध क्या हो जाता है, तो यह है खुला हुआ, यह है आपका उच्चिष्ट वाला, यह है आपका बंद वाला, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आई 4 आई नॉट, आई बराबर क्या आ जाएगा 4 आई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में A1 बराबर A2 बराबर क्या है, A1 बराबर A2 बराबर क्या आ जाएगा A1 बराबर A2 बराबर क्या आ जाएगा A हो जाएगा। अधिकतम तीव्रता की बात करते हैं, आई मैक्स बराबर क्या आ जाएगा K, आई मैक्स बराबर क्या आ जाएगा K, A1 प्लस A2 है, A1 प्लस क्या आ जाएगा A2। A1 बराबर भी आपको कितना है, A1 बराबर ही आपका कितना पता है, A1 बराबर भी आपका A पता है, A2 बराबर तो 2A हो लो, ठीक है ना। अब 2A हो गया ना, तो इसको क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट A² कर 2A के स्क्वायर कर दोगे तो कितना 4K, कितना हो जाएगा 4KA² हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4KA²। यहाँ पर होल है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपका होल है, ठीक है ना, ये वाला क्या है आपका होल है, तो ए क्या आ जाएगा 2A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 4KA² हो जाएगा। अगले जब कोई रेखा चित्र बंद होता है ना, तो क्या होता है बंद होता है KA² होता है, KA², बंद वाला के लिए KA² होता है, बंद वाला क्या होता है KA², आई मैक्स बट्टा में आई नॉट 4KA² बट्टा में KA², A² तो A² कट जाएगा, K से कट कर 4 हो जाएगा बचेगा, अतः आई बट्टा में आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा 4 बट्टा में आई बचेगा, आई बट्टा में आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा 4 बट्टा में आई, ठीक है ना। आई बराबर क्या आ जाएगा आपका आई नॉट 4 इंटू 4 आई नॉट, आई इजकल टू आई नॉट 4 है ना 4 आई नॉट। अगला है 600 नैनोमीटर तरंग दे रहा है, 600 नैनोमीटर तरंग दे 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर क्या होते हैं आपका आपतित होते हैं। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर क्या होती है आपतित होती है, फ्रिंज वाला है। और विवर्तन प्रारूप का पहला निम्निष्ट केंद्र से आपका 4 मिलीमीटर की दूरी पर 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी आपका 2 मीटर है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या हो जाएगा, अब देखो रेखा छिद्र की चौड़ाई पूछ रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है, चलो देखें ध्यान से इसको प्रश्न को करते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न को एक बार और देख लो, ये 9 से 10 वाला में पूछा गया है। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा चित्र पर आपतित होता है। 600 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है एकल रेखा चित्र पर क्या होता है आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्निष्ट केंद्र से आपका 4 मिलीमीटर की दूरी पर 4 मिलीमीटर की दूरी पर आपका क्या होता है 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी, पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी, पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी आपका 2 मीटर। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी, पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या करना है, रेखा छिद्र की आपका चौड़ाई क्या होगा इसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तरंग दैर्ध्य बराबर कितना दिया गया है आपका 600 नैनोमीटर दिया गया। निर्दिष्ट केंद्र की दूरी कितना गया है आपका 4 मीटर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक x की मान है आपको 4 दिया गया। तरंग दैर्ध्य बराबर 600 नैनोमीटर दिया गया। निर्दिष्ट केंद्र की दूरी x बराबर कितना दिया गया आपका 4 मिलीमीटर दिया गया। और पर्दे से रेखा छिद्र के बीच की दूरी क्या है आपका 2 मीटर है ना, इतना दिया गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंबट्टा में क्या होता है आपका, देखो
ये वाला है छिद्र है, ठीक है ना, ये थीटा है और थीटा के जो सामने है ये वाला क्या है आपका एक्स है और थीटा से लगा है आपका क्या है आपका डी है। तो आपका जो ये साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा हो जाएगा, अब किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये जो फ्रिंज है ना जो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, अगर ये आपका बहुत ही छोटा होगा ना, बहुत ही छोटा होगा थीटा, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या है एक्स बटा में ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर एक्स बटा में क्या आ जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा एन लेमडा। ये साइन थीटा बराबर हम जानते हैं ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा बराबर एन लेमडा होता है। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है एन लेमडा होता है। ये साइन थीटा बराबर, तो पहले न्यूनतम दूरी के लिए एन बराबर क्या रखेंगे हम लोग 1 रखें, पहले न्यूनतम दूरी के एन बराबर 1 रखेंगे। तो एन बराबर 1 लगे तो ये साइन थीटा बराबर क्या जाए एक्स बटा में डी हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं ए साइन थीटा एन एक्स, ए साइन थीटा और एन एक्स, ये क्या, यही तो निकालना है तुम। रेखा क्षेत्र की चौड़ाई, है ना, रेखा क्षेत्र की चौड़ाई के लिए एक हम रेखा क्षेत्र, ये क्या है रेखा क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करना है। रेखा क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको ये तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा और एन और ये क्या है लेमडा है, तरंग दे रहे हैं। एन की मान आपका जो आपको रख सकते हो, कोई भी डिजिट रख सकते हो तो डिजिट के अकॉर्डिंग हो जाए। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये छिद्र की चौड़ाई है, ये बराबर क्या है छिद्र की चौड़ाई है। तो क्या आ जाएगा ए एक्स बटा में क्या आ जाएगा डी, और क्या आ जाएगा एन के जगह पर 1 रखोगे और लेमडा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला कटिंग कर देना, यहाँ पर एन के जगह पर तो 1 रखोगे और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका लेमडा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या ए बर क्या आ जाएगा ए एक्स बटा में क्या आ जाएगा आपका डी, एक्स बटा में डी बराबर क्या आ जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। तो वहाँ से जो वैल्यू आया था अपना क्या आया था, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है ना, एक्स है, ए बराबर एक्स बटा में डी लेमडा है। तो ए बराबर क्या निकालो, इसको भेज दो इधर, तो क्या जाए डी लेमडा, है ना, बटा में क्या आ जाएगा एक्स। तो डी डी आपका 2 दिया गया है, डी कितना है आपका 2 है, कितना है आपका 2 मीटर है। और लेमडा की तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं 600 नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ होता है, तो 600 गुने 10⁻⁹ होता है, बटा में क्या हो जाएगा आपका एक्स का जो है ना ये दिया गया है एमएम में दिया गया है, मिलीमीटर में, तो 4 गुने 10⁻³ हो जाएगा, मीटर में बदल देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 600 गुने 10⁻⁶, है ना, बटा में क्या आ जाएगा 4। तो इसको जब निकालोगे ना तो क्या निकल के ये बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 6 बटा में क्या आ जाएगा 4 गुना 10⁻⁴, क्या आ जाएगा 0.0003 मीटर हो जाएगा, है ना। इसको आप एमएम में भी चेंज कर सकते हो, 1000 मार दो कि जा किस में चेंज हो जाएगा एमएम में चेंज हो, ये बराबर कितना आ जाएगा 0.3। एक फार्मूला उसमें याद रखना है जो ये है ना छिद्र की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो ये बराबर क्या आ जाएगा ए बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा एन लेमडा, ए साइन थीटा क्या आ जाएगा ए साइन थीटा एन लेमडा, ए साइन थीटा एन लेमडा। अगला है चतुर्थांश, चतुर्थांश चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ, चतुर्थांश चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल, चतुर्थांश तरंग चतुर्थांश तरंग पट्टिका चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत, चतुर्थांश तरंग पट्टिका चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन, समतल हो गया, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के लिए कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है। बताइए ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखो चतुर्थांश, चतुर्थांश बोले तो 1/4, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो सकता है।
गोलाकार क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाता है। गोलाकार क्या हो जाता है, गोलाकार ध्रुवित हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे आंसर हो जाएगा 45 डिग्री होगा। चलिए देख लेते हैं। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के 45 डिग्री के कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है। गोलाकार ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवित प्रकाश में गोलाकार ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन एक वृत्त में होता है। जो सदिश का जो होता है ना कंपन, सदिश का कंपन एक वृत्त, सदिश का कंपन एक वृत्त में होता है, जिसका परिमाण नियत रहता है ना। विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन एक वृत्त में होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन क्या होता है, एक वृत्त में होता है, जिसका परिमाण नियत रहा, जिसका परिमाण क्या नियत रहा, जिसका परिमाण नियत रहता है, लेकिन दिशा नियमित रूप से आपका बदलते रहता है। जो समान आयाम और 90 डिग्री के कालांतर वाली दो लंबवत समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगला 18 नंबर प्रश्न है जी। प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम उसका कार्यफलन कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम का जो कार्यफलन कितना है आपका, 2.3 इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन की बात करते हैं 2.3। सोडियम कार्यफलन कितना है आपका, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और टंगस्टन का कार्यफलन कितना दिया गया है आपका, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों धातुएं समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से आपका प्रदीप्त होती है। दोनों तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश के प्रकाश से आपका प्रदीप्त होता है। यदि टंगस्टन का आपका निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है। टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान क्या करना है, सोडियम के निरोधी विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन 2.3। सोडियम कार्यफलन कितना है आपका, सोडियम का कार्यफलन आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टंगस्टन का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों धातुएं समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती है। टंगस्टन का निरोधी विभव 1.5 है। टंगस्टन का निरोधी विभव कितना 1.5 है, मापा जाता है। सोडियम का निरोधी विभव ज्ञात करना। टंगस्टन का तो 1.5 मिल गया, लेकिन सोडियम का निरोधी विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम का कार्यफलन आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और टंगस्टन का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना। दोनों धातुएं का तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी प्रकाश से आपका प्रदीप्त होता है। दोनों धातुएं समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से आपका प्रतिबिंबित होती है। दोनों जो धातुएं समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से क्या होती है, प्रदीप्त होती है। टंगस्टन का निरोधी विभव कितना है, 1.8 वोल्ट। टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट है। सोडियम का निरोधी विभव कितना है आपका, वाट नहीं है। तो इसमें के मैक्स बराबर क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ईवी नॉट होता है। के मैक्स बराबर क्या था आपका, ईवी नॉट। के मैक्स बराबर क्या था, ईवी नॉट होता है सूत्र से, के मैक्स ईवी नॉट। के मैक्स बराबर क्या था, ईवी नॉट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो अब देखिए का जो वैल्यू होता है ना, के का मान क्या होता है, एच बी माइनस 5 नॉट। एच बी माइनस क्या होता है आपका, एच बी माइनस 5 नॉट एंड एच बी माइनस 5 नॉट होता है। ई क्या है आपका, प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है। एच न्यू है एंड एच न्यू है। बी होता है प्रतिरोधी विभव, बी नॉट क्या है, प्रतिरोधी विभव। 5 नॉट क्या है, कार्यफलन हो जाएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, के मैक्स बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ई भी नॉट होता है। भी क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या होता है, के मैक्स बराबर क्या था, ई भी नॉट। के मैक्स बराबर ई भी नॉट। तो ई क्या है आपका, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। भी क्या आपका प्रकाश की आवृत्ति। के मैक्स बराबर क्या है, के मैक्स बराबर है आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का के मैक्स का फॉर्मूला आता है, के मैक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस 5 नॉट। एच न्यू माइनस 5 नॉट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच न्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और भी क्या है आपका, भी आपका प्रकाश का आवृत्ति है। और 5 नॉट क्या आ जाए, 5 नॉट कार्यफलन। 5 नॉट क्या आता है आपका, 5 नॉट कार्यफलन हो जाता है। तो भी नॉट बराबर क्या, यहाँ पर से भी नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस 5 नॉट बट्टा में क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। के मैक्स का फार्मूला याद करो जल्दी, 4 बार बोलो। के मैक्स का
के मैक्स क्या है, उत्सर्जित इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित, है ना, क्या आता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा। के मैक्स बराबर है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा। ये नहीं पूछ रहा। सोडियम का निरोधी विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो के मैक्स पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम क्या आता है, ऊर्जा। के मैक्स बराबर ई भी नॉट हो जाएगा, है ना। के मैक्स बराबर क्या आता है आपका, एच न्यू। एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, फाइव नॉट। एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, फाइव नॉट। एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव नॉट बराबर क्या था, ई वी नॉट। एच न्यू माइनस फाइव नॉट बराबर क्या था, ई वी नॉट। वी नॉट बराबर क्या था, एच न्यू माइनस क्या है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस क्या जाएगा, फाइव नॉट बटा में क्या जाएगा, ई हो जाएगा। एच न्यू माइनस फाइव नॉट बटा में क्या जाएगा, भी क्या विरोधी विभव हो जाए, फाइव नॉट का कार्यफलन हो जाए, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, बी प्रकाश का आवृत्ति हो जाए, के मैक्स पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा हो जाए। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर H क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट है। तो V नॉट बराबर क्या निकल के, V नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट बट्टा में E हो जाए। V नॉट तुम्हें मिला हुआ है कितना, 1.8 वोल्ट मिला हुआ है ना। उसके बाद H V की बात करते हैं, फाइव नॉट भी मिला है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 पॉइंट कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बट्टा में E। तो एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलो इसको इधर पर प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू बराबर क्या है, एच न्यू बराबर आ जाएगा 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ठीक है, इसको इसके साथ ले जाओ ना, इसको इसके साथ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा। और फिर एच बी को इस पार ले आओ, इसको इस पार भेज दो, चाहे इसी को इस पार ले आओ, ठीक है ना, तो एच बी इस पार आ जाए। तो कितना 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। सोडियम के लिए निकालना है, सोडियम के लिए निकालना है, ये किसके निकाले, टंगस्टन के लिए था। अब सोडियम के लिए निकालो, है ना। सोडियम के लिए क्या आ जाएगा आपका, वी नॉट। वी नॉट बराबर क्या, एच न्यू फाइव नॉट बटा में ई। तो आपका जो एच न्यू यहाँ पर आपको पता हो गया, एच न्यू क्या हो गया आपका, पता हो गया। एच न्यू पता हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। एच न्यू पता हो गया, तो वी नॉट बराबर क्या आ जाए, 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइव नॉट बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइव नॉट बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, देख लो। फाइव नॉट बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन, देखो प्रकाश सोडियम के लिए कितना दिया गया, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टंगस्टन के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना। तो सोडियम के लिए कितना आ जाएगा आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, सोडियम के लिए निकाल रहे हैं ना। सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एच न्यू का मान निकाल लिए थे पहले, 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लिए थे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो ई को इस पार ले आ जाओ, ई को इस पार ले आ जाओ ना, तो वी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका, वी नॉट हो जाएगा। तो इसमें अब देखो 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना यहाँ पर 6 में से कितना आ गया, 6 में से यहाँ पर देखो 6 में से 6 में से आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ही है पहले से मिला के एच न्यू का मान, माइनस क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से 3 में से 0, इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी नॉट बराबर ई से ई खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट बराबर 4 वोल्ट हो जाएगा। वी नॉट बराबर क्या, 4। सोडियम का निरोधी विभव का मान कितना हो जाए, सोडियम का निरोधी विभव का मान हो जाएगा 4। सोडियम का निरोधी विभव का मान क्या आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है ना। फार्मूला फाइव नॉट क्या है, निरोधी विभव है किसके लिए, टंगस्टन के लिए। फिर सोडियम के लिए भी निकालो प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रवाह में ये सब आपको सब चीज़ याद रखना। वी नॉट है निरोधी विभव है, वी नॉट क्या आपका ऋणोधी, ये फार्मूला के मैक्स बराबर ई वी नॉट याद रखना पड़ेगा। निरोधी विभव का फार्मूला निरोधी विभव है ये, ठीक है ना।
तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस 5 नॉट, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस 5 नॉट, एच न्यू क्या आवृत्ति है। इसको याद करके रखोगे तब ये होने वाला प्रैक्टिस। चलो 19 नंबर प्रश्न पर आज प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है। प्रकाश रसायन आपका फोटोन हो गया, तस्वीर हो गया और यूवी प्रकाश, है ना। तो आपका आंसर तो होना जाना चाहिए इसी होना, अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो प्रकाश रसायन की बात, अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ क्या करता है, आपका आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न पर आ जाओ। अगला क्या है आपका, फोटो केमिस्ट्री उन अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। फोटो केमिस्ट्री उन अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। अभी एक मिनट रुको। फोटोकेमिस्ट्री उन अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है जो दृश्य या यूवी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट, प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा के पैकेट होता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है। प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट, प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा के पैकेट होता है, प्रकाश में ऊर्जा का पैकेट होता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में फोटोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकाश के रासायनिक प्रभावों से संबंधित, जो प्रकाश के किससे संबंधित है, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में फोटोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान का वह शाखा, दूसरे शब्दों में फोटोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान का वह शाखा है जो प्रकाश के रासायनिक प्रभावों से संबंधित, जो किससे संबंधित है, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव से, जो प्रकाश के रासायनिक प्रभाव संबंधित है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती है जब कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा जैसे पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण अथवा अवरक्त विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है ना। तो पराबैंगनी विकिरण हो गया द्रव्यमान, पराबैंगनी विकिरण हो गया द्रव्यमान विकिरण, पराबैंगनी विकिरण द्रव्यमान विकिरण अथवा अवरक्त विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा ऊर्जा उत्पादन और दृष्टि आंखों में प्रकाश की रासायनिक परिवर्तन उसके प्रमुख उदाहरण। 20 नंबर प्रश्न पर आज एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाता है। एक इकाई समय में, ये क्या बोला है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रकाश का आयाम कहलाती है, प्रकाश की आवृत्ति कहलाती है, प्रकाश की तीव्रता। तो इसकी क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश एक इकाई समय में एक इकाई यूनिट टाइम में, ठीक है ना, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश की तीव्रता। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन की माप है। यह क्या है, प्रकाश स्रोत की दीप्ति, यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन की माप है। यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति, यह प्रकाश स्रोत की क्या है आपका, यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन की माप, यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन का क्या है आपका माप है, जिसे फोटोन के संदर्भ में आपका व्यक्त किया जाता है। और इसको किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, फोटोन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यह एक निर्दिष्ट क्षेत्र है, यह एक निर्दिष्ट क्षेत्र और समय अवधि में प्रकाश स्रोत की दीप्ति, या ऊर्जा के उत्पादन की क्या है, आपका माप है, ठीक है ना। यह प्रकाश स्रोत की दीप्ति अथवा ऊर्जा उत्पादन की क्या है, माप है,
जिसे फोटोन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यह एक निर्दिष्ट क्षेत्र और समय अवधि में प्रकाश स्रोत की दीप्ति या ऊर्जा के उत्पादन की माप है। प्रकाश स्रोत की दीप्ति या ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश स्रोत की दीप्ति या ऊर्जा उत्पादन की क्या है? प्रकाश स्रोत की दीप्ति या ऊर्जा उत्पादन की क्या आपका ये जी माप है। ठीक है, अगला प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या 21 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 21 नंबर प्रश्न, अब 21 नंबर प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, 20-20 करके लेके चलते हैं।